नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 12 की इस पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम CBSE के एक सैम्पल पेपर को जो 2021-22 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको आपको समझाने जा रहे हैं। इस पेपर में आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए जो पैटर्न है उसके अनुसार प्रश्न दिए गए हैं और ये सारे प्रश्न MCQs के रूप में हैं। तो बच्चों, आपके पेपर में 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में से आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे, पार्ट बी में से भी 20 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट सी में से आपको 10 प्रश्न करने होंगे। तो हम इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो जो मैं अपलोड करती रहती हूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न बच्चों इस तरह से है, भारत व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि और परमाणु अप्रसार संधि जैसी भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण डैश संधियों का विरोध करता है। आपके ऑप्शन जो हैं नभकीय, शांति, प्रक्षेपास्त्र और हथियारों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत ऐसी अन्यायपूर्ण नाभिकीय संधियों का विरोध करता है। डैश में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था। आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1952, 1957। तो बच्चों बी इसका सही उत्तर है, 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था। तीसरा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को कब घोषित किया? तो आपके ऑप्शन है 7 दिसंबर 1945 को, 7 दिसंबर 1946 को, 7 दिसंबर 1947 को या 7 दिसंबर 1950 को। तो इसका सही उत्तर है 7 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? आपको सन बताना है, सन 1950 में, सन 1952 में, सन 1953 में या सन 1960 में। तो सही उत्तर है सन 1960। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान भारत का मित्र देश कौन था? आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस। तो इसका सही उत्तर सोवियत रूस शीत युद्ध के दौरान भारत का मित्र देश था। नेक्स्ट है, भारत म्यांमार के बीच संबंधों में मजबूती कब आई? आपके ऑप्शन है 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न का सही उत्तर है 90 के दशक में आपसी संबंधों में मजबूती आई। कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इस संगठन की स्थापना की? ऑप्शन है 51 देशों ने, 52 देशों ने, 55 देशों ने या 61 देशों ने। तो सही उत्तर है 51 देशों ने। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना डैश में हुई? यहाँ बच्चों आपको सन बताना है। आपके ऑप्शन है 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1955 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई? यहाँ आपको सन पूछा गया है, 1901 में, 1919 में, 1929 में या 1947 में। तो सही उत्तर है 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब ये यहाँ पर आपको जो नेता दिए गए हैं इनके समय के अनुसार आपको इनको सही क्रम में लगाना है। नाम है कुर्ट वाल्मीर, कोफी अन्नान, ट्राइब ली, यू थांट। तो ये 4 नेताओं के आपको समय के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जो थे वो ट्राइब ली हुए, उसके बाद यू थांट हुए, फिर कुर्ट वाल्मीर हुए और लास्ट में कोफी अन्नान हुए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन मिल रहे हैं 190, 191, 192 या 193। तो सही उत्तर है 192 देशों की संख्या थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन हैं?
आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, नंबर 2 राष्ट्रपति, नंबर 3 वित्त मंत्री, नंबर 4 सचिव। तो सही उत्तर है विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग डैश के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नंबर 1 राज्य सरकार, 2 केंद्र सरकार, तीसरा भारतीय चुनाव आयोग, चौथा बाहरी मामलों का मंत्रालय। तो नीति आयोग जो है वो केंद्र सरकार के एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। ऑप्शन है असंवैधानिक, दूसरा संवैधानिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा प्रशासनिक। तो सही उत्तर है बच्चों संवैधानिक निकाय है। प्रश्न 15 है सोवियत राजनीति प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। नंबर 1 कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर 2 उदारवादी पार्टी, नंबर 3 लोकतांत्रिक पार्टी, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा पर आधारित थी। प्रश्न है मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव को संयुक्त राष्ट्र संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का डैश बनाया गया, जबकि बोरिस येल्सिन को पार्टी का प्रमुख बनाया गया। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 प्रधानमंत्री, नंबर 3 महासचिव, नंबर 4 उपाध्यक्ष। तो सही उत्तर है उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी दुनिया को साम्यवादी देश तथा तीसरी दुनिया को डैश देश कहा जाता है। ऑप्शन मिल रहे हैं नंबर 1 विकासशील, नंबर 2 पूंजीवादी, नंबर 3 लोकतांत्रिक, नंबर 4 उपरोक्त कोई नहीं। तो तीसरी दुनिया के जो देश हैं उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। सन 1960 में महाराष्ट्र और डैश राज्य बना था। आपके ऑप्शन है नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है गुजरात राज्य बना था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने डैश सिद्धांत की बात की थी। कौन सा सिद्धांत है? यहाँ 4 सिद्धांत दिए हैं, एक राष्ट्र, द्विराष्ट्र, 3 राष्ट्र, उपरोक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर है उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी, इसीलिए भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा सी राजगोपालाचारी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा उपर्युक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में डैश में हुआ। किस जगह हुआ ये आपको बताना है। नंबर 1 कोलंबो, नंबर 2 कायरो, नंबर 3 बेलग्रेड, नंबर 4 हवाना। तो प्रथम सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था, ये रूस में है। अगला प्रश्न है पूर्वी गठबंधन को वारसा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना डैश में हुई। यहाँ बच्चों आपको सन बताना है 1945, 1955, 1956 या 1957। तो प्रश्न का सही उत्तर है 1955 में इसकी स्थापना हुई। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी घटना, ये 4 घटनाएं दी हैं, कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई आपको ये बताना है। तो घटनाएं हैं ट्रूमेन का सिद्धांत, दूसरा बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, तीसरा बर्लिन की दीवार गिरी, चौथा क्यूबा मिसाइल संकट। तो इसमें सबसे पहले ट्रूमेन का सिद्धांत है, फिर दूसरा बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हैं, उसके बाद तीसरा है क्यूबा मिसाइल संकट और चौथा है बर्लिन की दीवार गिरी। इसलिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 24 है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आपको सन बताना है 1918 में, 1939 में, 1949 में या 1950 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में हुआ था। अब ये आपका खंड ख शुरू हो रहा है, पार्ट बी। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शस्त्र नियंत्रण संधि है? 3 ऑप्शन है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये दोनों शस्त्र नियंत्रण संधियां हैं, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के सिद्धांत हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को दोनों महाशक्तियों से स्वतंत्र रहने के लिए अपनाया।
उन्होंने अफ्रो एशियाई एकता के लिए प्रयास किया। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू ने एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक और वादियों के आंदोलन का समर्थन किया। चौथा, उन्होंने विश्व शांति के लिए निरस्त्रीकरण का समर्थन किया। तो बच्चों, इसमें पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है और चौथा भी उनकी विदेश नीति का ही एक जो कारण है, जो सिद्धांत है वो है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 और 1962 के बीच भारत चीन संबंधों के बारे में क्या सही है। 4 कथन दिए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं आपको ये बताना है। 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक था। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो दोनों देशों में कुछ मतभेद उत्पन्न हुए। 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ वेन लाई द्वारा पंचशील की संयुक्त घोषणा की गई। 1960 में भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दी। तो बच्चों, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो हैं वो सही हैं, इसलिए आप सी ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। भारत और बांग्लादेश के बारे में क्या सही है। बांग्लादेश पूर्व की ओर देखो नीति का एक हिस्सा है, या आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर दोनों देश नियमित रूप से सहयोग कर रहे हैं। तीसरा, कुछ मतभेदों का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया गया है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ये सारी बातें जो हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में सही हैं। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया। ऑप्शन मिल रहे हैं, विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनाने के लिए। दूसरा, भारत तथा द्वारा महाशक्तियों और उनके गुटों पर प्रभुत्व के लिए। तीसरा, ए और बी दोनों। चौथा, उपरोक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन है, विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनाने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। शिमला समझौते पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किया। तो आपके ऑप्शन है, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और बेनज़ीर भुट्टो, लाल बहादुर शास्त्री और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लाल बहादुर शास्त्री और बेनज़ीर भुट्टो। तो प्रश्न का सही उत्तर है, शिमला समझौते पर इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब बच्चों, कथन और कारण वाला प्रश्न है, जिसमें कथन है, भारत म्यांमार के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील है। कारण क्या है उसका, आज भारत के लिए उत्तर पूर्व में शांति, बंगाल की खाड़ी में चीन को रोकने और रोहिंग्या संकट से निपटने जैसे कई मुद्दों के कारण म्यांमार अहम सहयोगी बनता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, यह अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच जो है वो संबंध मजबूत करने के लिए भारत प्रयत्नशील क्यों है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन से क्या शिकायत है। 2 स्टेटमेंट हैं। संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है। दूसरा, बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें एक तरफ धकेल देती हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए आप सी ऑप्शन को यहाँ टिक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। 3 स्टेटमेंट हैं। आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से छुटकारा दिलवाना। दूसरा, विश्व में युद्ध के दौरान हथियारों की आपूर्ति करना। तीसरा, सदस्य देशों के बीच झगड़ों को बातचीत द्वारा सुलझाना। तो विश्व युद्ध के दौरान हथियारों की आपूर्ति करना ये उद्देश्य नहीं है, इसलिए पहला और तीसरा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक मुद्दों में निपटने वाली एजेंसियां कौन सी हैं। आपके ऑप्शन हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। तो बच्चों, ये तीनों एजेंसियां ऐसी हैं जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से निपटती हैं। सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य हैं, वह दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। वह किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर काम कर सकता है और विवाद या संघर्ष होने पर कार्रवाई करता है।
वह सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है? उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही उत्तर है ये तीनों सुरक्षा परिषद के काम हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन चुनिए। नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को सुनियोजित करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। राजू कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो इसमें जो बात गलत है वो ये है कि राजू कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। बाकी तीनों बातें नीति आयोग के बारे में सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या सही है? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तीसरा, इसे 6 अगस्त 1952 में स्थापित किया गया। तो बच्चों इस प्रश्न में पहला और तीसरा ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बातें सही हैं, लेकिन दूसरी बात इसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है ये सही नहीं है, इसलिए हम बी ऑप्शन को यहाँ पर टिक करेंगे। अभी कथन और कारण वाला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, कारण यह 1955 में शुरू हो गई थी। तो यहाँ अभिकथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो सही नहीं है, कारण यहाँ पर गलत है। वह 1955 में शुरू हुई, ये बात ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति क्लिंटन के आदेश अनुसार ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या था? अब आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अमेरिका द्वारा सूडान तथा अफगानिस्तान में स्थित अलकायदा आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों द्वारा हमले कर उन्हें नष्ट करने का अभियान था, या यह पाकिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमला था? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। ये जो ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया ये सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने के लिए चलाया। अरब क्रांति से अब क्या समझते हैं? 3 स्टेटमेंट हैं, कौन कौन सी सही है आपको बताना है। यहाँ पर 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ। दूसरा, इस प्रकार की एक परिघटना को अरब क्रांति के रूप में जाना जाता है। तीसरा, इसका आरंभ 2006 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो है वो है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। तो इसलिए हम बी को यहाँ पर टिक करेंगे क्योंकि ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2 कथन यहाँ पर अरब क्रांति के बारे में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, सोवियत प्रणाली में जनता असंतुष्ट थी, कारण क्या था? सोवियत नागरिकों का संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पूरी तरह से राज्य नियंत्रित होने के कारण नौकरशाही का दबदबा लगातार बना रहता था। तो बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ जो कथन है कि जनता असंतुष्ट थी और उसका कारण जो है वो भी आगे बिल्कुल सही दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था? अब 3 यहाँ स्टेटमेंट हैं। संपूर्ण भारत में एक रूपता है, यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति वाले और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो सही है। एकता के सूत्र में बांधना इसलिए कठिन है क्योंकि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों के और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पर। पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व कमज़ोर था, इस आंदोलन को गैर सिखों और सिखों में से कुछ जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। पंजाब का यह आंदोलन अन्य राज्यों में हुए आंदोलन जैसा मजबूत नहीं था। तो बच्चों इस प्रश्न में तीनों जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो बिल्कुल इस प्रश्न के उत्तर के लिए सही हैं, इसलिए हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न फिर कथन और कारण वाला है। कथन है यहाँ, महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया, कारण वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे।
तो यहाँ कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, अपरोध किसे कहते हैं? 3 स्टेटमेंट हैं। जब दोनों पक्ष शक्तिशाली व परस्पर विनाश करने में समर्थ होते हैं तब कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। दूसरा, जब दोनों पक्ष शक्तिशाली हों और युद्ध के लिए तैयार हों। तीसरा, जब दोनों पक्ष परमाणु बम गिराने को तैयार हों। तो बच्चों, इसका सही उत्तर सिर्फ ए ऑप्शन है। पहला ही जो स्टेटमेंट है अपरोध के बारे में वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है? 3 स्टेटमेंट हैं। पूर्वी यूरोप के बहुत से देश सोवियत संघ के नेतृत्व में गठित गठबंधन वारसा पैक्ट में शामिल हुए थे। विश्व के सारे देश पूर्व दिशा वाले थे। एशिया के बहुत से देश शामिल थे। तो पूर्वी गठबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्वी यूरोप के बहुत से देश सोवियत संघ के नेतृत्व में गठित गठबंधन वारसा पैक्ट में शामिल हुए थे। कथन है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता से नहीं है, और उसका कारण क्या दिया गया है? गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखेंगे। तो बच्चों, यहाँ कारण और कथन दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर कथन है, सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। कारण, उस समय क्यूबा के प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो थे। तो यहाँ अभी कथन तो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है, वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब आपका सी पार्ट आ गया। सी पार्ट में देखिए, एक चित्र आपको दिया गया है, आपको पहचानना है कि ये व्यक्ति कौन है। तो आपको जो चित्र में व्यक्ति दिखाया गया है वो उनके ऑप्शन है, मिखाइल गोर्बाचोव, दूसरा बोरिस येल्त्सिन, तीसरा व्लादिमीर पुतिन, चौथा व्लादिमीर लेनिन। तो सब इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यह व्यक्ति मिखाइल गोर्बाचोव है, जो आपको चित्र में दिखाया गया है। ये रूस के राष्ट्रपति थे। फिर नीचे आपको एक चित्र दिया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस संगठन का मुख्य कार्य क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित संस्थानों का विनिमय और वित्त पोषण। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित संस्थानों को उधार देना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे संगठनों का राजनीतिकरण। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही उत्तर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित संस्थानों का विनियमन करता है और उनको धन प्रदान करता है। नीचे एक कार्टून दिया गया है और उस पर आधारित एक प्रश्न है, यह चित्र किस पर टिप्पणी करता है? आपके ऑप्शन है, रियासत के लोगों और वहाँ के शासकों पर, देश के किसानों और वहाँ के शासकों पर, देश के गृह मंत्री और वहाँ के लोगों पर, उपभोक्ता पर। तो सही उत्तर है, यह चित्र रियासत के लोगों और वहाँ के शासकों पर टिप्पणी कर रहा है। ये देखिए चित्र आप ध्यान से, ये एक राजा है जो दिखाया गया है बैठा हुआ। अगले प्रश्न में एक अनुच्छेद दिया गया है जो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के बारे में है, और इस पर आधारित जो प्रश्न है आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद जो इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है, रूसी राष्ट्रमंडल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल को, सोवियत रूस को, रूसी कैबिनेट को। तो रूसी राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल को कहा जाता है। क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन को क्या कहते हैं? यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, 10 सोवियत गणराज्य, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल या सुरक्षा संगठन। तो सही उत्तर है 10 सोवियत गणराज्य। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल किसे प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन है, आर्थिक पहलुओं पर सहयोग को, राजनीतिक पहलुओं पर सहयोग को, सैन्य पहलुओं पर सहयोग को, या उपरोक्त सभी। तो स्वतंत्र राज्यों का जो राष्ट्रमंडल है वो सभी को प्रोत्साहित करता है। CIS का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म आपको CIS की बतानी है, और आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहे हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दूसरा कॉमन कंप्यूटर सिस्टम, तीसरा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स, चौथा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन सिस्टम। तो CIS की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ए इसका सही उत्तर है। फिर आपको एक पैराग्राफ बच्चों दिया गया है
जिसमें भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की विभिन्नता के सिद्धांत के बारे में बताया गया है और लोकतंत्र को चुनने का क्या अर्थ है, लोकतंत्र की धारणा क्या है, इस बारे में बताया गया है और इस पर ही आधारित आपसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की धारणा किससे जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शंस हैं विचारों और जीवन पद्धतियों से, दूसरा राजनीति और सरकार से, तीसरा सामाजिक और आर्थिक जीवन से, चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है विचारों और जीवन पद्धतियों से लोकतंत्र की धारणा जुड़ी हुई है। लोकतंत्र को चुनने का क्या अर्थ था? आपके ऑप्शन ये हैं, एकता को पहचानना और स्वीकार करना, दूसरा विभिन्नताओं को पहचानना और अस्वीकार करना, तीसरा विभिन्नताओं को पहचानना और उसे स्वीकार करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो विभिन्नताओं को पहचानना और उसे स्वीकार करना लोकतंत्र को चुनने का अर्थ है। नेक्स्ट है, भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से किस सिद्धांत को स्वीकृति मिली? तो एकता के सिद्धांत को, विभिन्नता के सिद्धांत को, संस्कृति के सिद्धांत को या सभ्यता के सिद्धांत को? तो इस पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। विभिन्नताओं में आपसी हो सकती हैं, क्या हो सकते हैं? ए विरोध, दो समर्थन, तीन युद्ध, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें विभिन्नताओं में आपसी विरोध हो सकते हैं। लास्ट प्रश्न है, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सकारात्मक प्रभाव था। 3 स्टेटमेंट हैं। सत्ता के बंटवारे की अवधारणा को अस्वीकार किया गया, दूसरा विविधता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, तीसरा देश के कई क्षेत्रों में छोटे अलग राज्यों के गठन की मांग के लिए आंदोलन शुरू हुए। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो बच्चों इसमें से पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है कि सत्ता के बंटवारे की अवधारणा को स्वीकार किया गया और दूसरा विविधता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार बच्चों ये पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस का एक सैम्पल प्रैक्टिस पेपर मैंने आपके साथ यहाँ सॉल्व किया है। आशा है आपको ये पूरा प्रैक्टिस पेपर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगी। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।